Hello and welcome to one short video of class 10 chapter 1 history the rise of nationalism in Europe. So ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि मतलब कि एक रिवीजन टाइप की वीडियो है लास्ट टाइम ऑफ पेपर में जो आप देख सकते हो समझने के लिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एट फर्स्ट सबसे पहले मैंने इन दो पैरा का ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था. एक वीडियो है मेरी, इसको देख लीजिएगा. बट अभी के लिए रिवाइज करते हैं. इसमें ये बताया गया है कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि फ्रेडरिक सोरियो कौन थे. तो वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जर्मन अर्बन के नहीं थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 सीरीज़ बनाई थी, 4 प्रिंट्स बनाई थी. ये पहला प्रिंट है. ऐसे ही उन्होंने 4 पूरी प्रिंट्स बनाई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने मतलब कि एक वर्ल्ड मैप, उनका एक सपना था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. उन्होंने नेम दिया था डेमोक्रेटिक मीन जो गवर्नमेंट के साथ, और सोशल हो मीन सोशली सारे पीपल्स के पास, रिपब्लिक इट्स मीन दैट फ्रीडम हो सबके पास. तो जो पहला प्रिंट था उन्होंने उसमें ये बताया कैसे यूरोप और अमेरिका के लोग मार्च कर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे के मोनार्क पावर को ख़त्म कर रहे हैं. और ये आप देख सकते हो सब लोग अपना अपना फ्लैग ले, मीन नेशनल सिंबल है कि डेमोक्रेटिक हो चुके हैं ये लोग. और ये जो इन्होंने ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिबर्टी दिस स्टैचू. तो आप लोग क्या बताओगे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्या लिया हुआ है. फीमेल फिगर है जहाँ पे उन्होंने टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट दिया हुआ है. शी बेयर्स इन वन हैंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. एक हाथ में मीन एक टॉर्च ली हुई है जिसका मीन है एक नया चीज़, नई सपना, ठीक है. एंड दूसरे हाथ में आप देख सकते हो उन्होंने एक चार्टर्ड ऑफ मैन, जो ह्यूमन के राइट्स हैं, वो चार्टर्ड एक पूरा लिया हुआ है. ये इतना इसमें बताया गया हुआ है. देन इन नेक्स्ट पैरा इसमें कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना ही बताया गया है कि जो मतलब कि रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर जर्मन का है. ये इम्पॉर्टेंट है. जर्मन का कौन सा है? ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग कलर है, ठीक है. ये क्वेश्चन में आपका आ सकता है. देन इसमें यही बता रहे हैं कि जर्मन पीपल जैसे जैसे हम लोग के जैसे जैसे पीछे देख रहे थे, जैसे जैसे जर्मन पीपल को फ्रीडम मिल रही थी, रिपब्लिक मिल रही थी, उनके पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया के पीपल थे, ऑस्ट्रिया के पीपल थे, किंगडम ऑफ 2 सिटीज़ के पीपल थे, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया. एंड इसमें इतना ही बताया गया है और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है इतनी. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. सो द मेन थिंग सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आएगा कि फ्रॉम द बिगनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. ये एक क्वेश्चन आएगा जिसके 5 पॉइंट दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया था. पहला द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन ला पैट्री का आइडिया मतलब फादरलैंड और सिटीजन्स का आइडिया आया था. जो मतलब कि जो फादरलैंड थी, ला पैट्री, ली सिटियन, ये फ्रेंच नेम्स हैं, ठीक है. फादरलैंड सिटीजन के लिए यूज़ करते हैं. वो सब फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स क्या कर रहे हैं, सबको मिल रही हैं, ठीक है. दूसरी थी कि फ्रेंच का न्यू फ्लैग जो चूज़ किया गया था, ठीक है, जो मतलब कि जो रॉयल स्टैंडर्ड की पार को हटा रहा था, वो दिखाया गया है. तीसरा जो जनरल है वो इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं सिटीजन उनके, और जो नेशनल असेंबली है उसे वापस से रीनेम की गई, मतलब नेशनल असेंबली नाम रखा गया. नई हाइम्स कंपोज हुई मीन नई पोम्स कंपोज हुई. ओथ टेक लिए गए मतलब कि शपथ ली गई, और मार्टियर कमोरेटेड मीन रिस्पेक्ट दी गई. सब कुछ नेशन के नेम पे. एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जिसमें सारे यूनिफॉर्म लॉ बने सिटीजन्स के लिए, उनकी विथ इन टेरिटरी. जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ हैं उन्हें अबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखा गया वेट और मेज़र का. देन जो फ्रेंच के अलावा जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उन्हें हटा दिया गया. फ्रेंच जो लिखी गई थी पेरिस में उसे ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन लैंग्वेज बनाई गई. इसमें आपके टोटल 7 पॉइंट्स हैं. उन 7 में एनी 5 आप लोग लर्न कर लीजिए
और डिट्टो क्वेश्चन ये बन के आएगा। ओके ओके राइट। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, इसमें कुछ नहीं इतना खास दिया गया है लास्ट 2 पैराज में। इसमें बस यही बताया गया है कि कैसे हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, कैसे जैकॉब क्लब्स सेटअप किए गए थे और कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कैंपेन चल रहा था, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, टू बी अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, दैट इज़ योर सिविल कोड ऑफ कंडक्ट या नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड या फिर इसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड। ओके नेपोलियनिक कोड कहते हैं या सिविल कोड ऑफ 1800, इन दोनों के नेम से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ओके सबसे पहले अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, तो आप ये लिखोगे कि नेपोलियन ने कैसे इंट्रोड्यूस किए थे वेरियस रिफॉर्म फ्रांस में, जिससे कि वो मतलब कि देखो ये हुआ था कि कोई डाउट नहीं था कि जो फ्रांस था वो नेपोलियनिक डिक्टेट कर रहा था, मतलब डिक्टेटरशिप, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि शासन था, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, बट जिससे पीपल कोऑपरेट करें उनके साथ, उन्होंने हर एक सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बना दिया, जिसके लिए नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ 1804 रिलीज़ किए। ठीक है, अब ये कोड हैं क्या, तो एडवांटेजेस ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 आर, पहला पॉइंट, सबसे पहले नेपोलियन कोड डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितनी भी प्रिविलेजेस थी, मतलब कि जितनी भी बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे कि पहले हम लोग को पता था कि 3 क्लास हुआ करती थी, लाइक हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में, क्लर्जी, नोबल्स एंड लास्ट लोअर क्लासेस। सो जो मतलब कि क्लर्जी थे, स्टार्टिंग के प्रीस्ट थे, उनको बाय बर्थ बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट ने हटा दिया था। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। सबको लॉ के पहले इक्वालिटी और सबको प्रॉपर्टी का हक था, जो लास्ट लोअर क्लास थी वो भी लैंड ले सकती थी। देन इसमें इन्होंने बताया कि इतना कि कैसे इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड ने नेपोलियन ने सिंप्लीफाई मतलब कैसे किया। नेक्स्ट, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल मीन ऑफिशियल वर्क था उनको अच्छे से मतलब कि सिंप्लीफाई किया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, मीन बाय बर्थ जितनी भी एडवांटेजेस थी उन्हें हटा दिया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, जितने भी मैनोरियल ड्यूज थे, मीन जो दास, सर्वडम मीन होता है दास, जो दास थे उन्हें क्या कर दिया था, मीन उन्हें हटा दिया था और उन्हें उनकी खुद की लाइफ जीने के लिए उनकी जितनी भी मैनोरियल ड्यूज थी, मीन जो भी कर्ज थे उन्हें हटा दिया गया था। टाउन्स में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मीन जैसे एक से दूसरे टाउन में जाते तो पैसे देने पड़ते थे, हर अलग अलग करेंसीज होती थी, 32 आई थिंक होती थी, उन सबको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड हो गया था। ठीक है, हमारे इसमें पूरे मतलब कि कितने 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कोई भी 5 आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब डिमेरिट्स की बात करते हैं कि डिमेरिट्स क्या थे नेपोलियनिक कोड में। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि बहुत सी प्लेसेस में जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और तो ब्रिसेल, मेंज, मिलान, वर्सो, ये देखिए हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिसेल, मेंज, मिलान, वर्सो, फ्रेंच आर्मीज़ जो थी, मतलब कि देखो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो इन सब जगह पे गई किस लिए, ये नेपोलियनिक कोड लेके गई कि यस हम लोग नेपोलियनिक कोड। तो उन लोगों ने जो थे ब्रिसेल, मेंज, मिलान, वर्सो के पीपल, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने उनको बहुत अच्छे से मीन की मतलब कि बहुत अच्छे से वेलकम किया। बट सून वो जो उनका वेलकम था वो बन गया हॉस्टिलिटी में, मीन वो लोग फ्रेंच आर्मीज ने उन पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब बात करते हैं इसी से ही कि क्या हुआ था। द इनिशियल enthusiasm soon turned into hostility as it became clear the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। पहला कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो हैंड इन हैंड में नहीं गई थी। दूसरा, टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कि दबाव सब पे ऊपर डाल रहे थे कि आर्मी में मतलब कि सब लोग आएंगे, भर्ती होंगे, लाइक दैट थिंग, ठीक है। जिसने बहुत ज़्यादा, और तो और लास्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा एडवांटेज सिविल चेंजेस के ओवरवेट हो गए थे, नॉट गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें एक क्वेश्चन सीधे से आएगा, पैच वर्क क्वेश्चन, पैच वर्क क्या था। सो देखो एग्जाम्पल दिया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर का, कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है पहले वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था। अब यहाँ का पैच वर्क कैसा था ये इसमें बताया गया है। सो ये बताया गया है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स होते थे, ठीक है, वो एक ही जगह पे रहते थे, जिसमें एल्पाइन रीजन था, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटरलैंड और बोहेमिया था। और तो एरिस्टोक्रेसी भी रहते थे जो जर्मन बोलते थे, मतलब कि यहाँ पे लोग अलग अलग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। और तो और जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी यहाँ रहती थी, लैम्बॉर्डी और विनीटिया बोलती थी। हंगरी में आधी पॉपुलेशन मग्यार बोलती थी और आधी पॉपुलेशन डायलेक्ट्स बोलती थी, ये भी प्रॉब्लम थी। एरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश बोलते थे। सो ये जो पूरी प्रॉब्लम थी, बोहेमिया स्लोवाकिया नॉर्थ में पीजेंट्स रहते थे और स्लोवेंस में, देखिए आपका इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है पैचवर्क जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। नीचे बस यही बता रहे हैं इसमें कि कौन पीपल कहाँ रहते थे, और मेन थिंग क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे जो पीपल थे वहाँ के, कैसे मतलब कि एक जगह पे वो लोग रहते थे बट अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह बोलते थे। तो मेन थिंग आती है वॉर, इसमें आंसर आपका होगा वॉर, बिकॉज ऑफ वॉर क्या होता था, जैसे एक ये टेरिटरी है, पहले टेरिटरी नहीं होती थी मीन, एक दूसरी इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया तो एक पूरी मिलके ये बड़ी सी इतनी पूरी टेरिटरी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पीपल थे, यहाँ पे थे, तो फिर इन पीपल को इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, इसकी वजह से सब अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चरल ट्रेडिशन होता था उनका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सो इसमें ये बताया गया है कि जो मीन राजा थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो कैसे सोशली और पॉलिटिकली पीजेंट्स को या फिर पीपल को देखा करते थे, ओके। सो कैसे, इसमें भी पॉइंट्स आएंगे। तो पहला पॉइंट होगा द प्रॉब्लमैटिक है थिंग्स, यस, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे अक्रॉस द रिलीजियस डिवीजन में ये पहली बात तो अलग अलग थे, मीन दे वर रिच एज कम्पेयर टू द पुअर्स वर्कर्स, दे ओन ईच स्टेट इन द कंट्री साइड, ऑल्सो इन टाउन हाउस, इनके खुद के कंट्री हाउस टाउन हाउस हुआ करते थे कंट्री साइड में, वो ये लोग फ्रेंच बोलते थे। What I mean, aristocrat used to think that we are rich and we should speak French. Mean the people who are rich only speak French for the purpose of diplomacy and high society. In high society, उनकी family often ties mean marriages only to the upper classes, mean the rich peasants, aristocrats. This powerful aristocracy was, however, numerically the peasants were there in a high, peasants ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेट्स कम अमाउंट में थे, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि कैसे एरिस्टोक्रेट जो थे वो कैसे मतलब फ्रेंच बोलते थे, खाली इनका रीजनल डायलेक्ट्स में अलग थे, मतलब सेम में मैरिजेस करते थे, ये स्मॉल ग्रुप में थे, और जो मेजर पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी। दैट्स इट, इसमें इतना ही बताया गया, ओके। नेक्स्ट में आते हैं। सो इसमें अब ट्रेड कॉमर्शियल क्लासेस अब राइज अप हुई, कैसे देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन। देखो जो इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो 18th सेंचुरी में आए, फ्रांस और जर्मन में 19th सेंचुरी में आए, ठीक है। न्यू जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल थे, ठीक है। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट पैरा है, इसमें बस इतना ही बताया गया है। देन लिबरलिज्म, अब लिबरलिज्म होता क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख लो कहीं पे। शुरू करते हैं। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, तो द टर्म लिबरलिज्म
डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म मतलब में लिबर जो होता है उसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कैसे कंसर्न्ड है। सो पॉलिटिकली देखें अगर तो सबसे पहले आएगा इट इज़ लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इक्वालिटी इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई डेफिनेशन। लिबरलिज्म क्या होता है, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म मतलब एक इंडिविजुअल की फ्रीडम इक्वालिटी लॉ के पहले, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है, तो पॉलिटिकल फ्रेज में देखें इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। मतलब पहला होगा कि ये गवर्नमेंट को बाय कंसेंट एम्फसाइज करता है, कॉन्सेप्ट एक। फिर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक लाता है। जो एरिस्टोक्रेसी है, क्लरिकल प्रिविलेजेस है, उससे भी हटाता है लिबरलिज्म, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हम लोग की नीचे बात आती है कि इकोनॉमिक फ्रेज में क्या है। इकोनॉमिक फ्रेज में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। इकोनॉमिक फ्रेज में यही देखेंगे लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट मीन जितनी भी करेंसीज हैं उसे हटा के कम करना, और मार्केट का फ्रीडम होना मीन कहीं भी कभी भी मार्केट हम कर सकते हैं। ये लिबरलिज्म इकोनॉमिक फ्रेज में मतलब होता है। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल, तो जो 19th सेंचुरी थी उसमें मिडिल क्लास जर्मन स्पीकिंग रीजन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये हटा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है कि अब इसमें ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब कि जो हैम्सबर्ग से मतलब न्यूरमबर्ग जाना होता था तो कैसे 5% में हर एक को मतलब 11 कस्टम बैरियर्स मतलब जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देने पड़ते हैं, यहाँ पे भी टैक्स देने पड़ते हैं। लाइक दैट जब पीपल को हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग में जाना पड़ता था तो उन्हें टोटल 11 टैक्स देने पड़ते थे और हर एक पे 5%, ठीक है। तो जितने वो मनी ले जाते थे उनका वहीं पे सब ख़त्म हो जाता था, जिस वजह से ये लाई गई चीज़। नाउ इसमें ये बताया गया है, अब ये एग्जाम्पल के बाद इसमें आता है कि जो मतलब कि हर एक वेट और मेजर हर एक डिफरेंट जगहों पे उनकी खुद का सिस्टम होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम लगता था। लाइक मेन क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का कि व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लोथ की मेजरिंग यूनिट क्या थी, LA, ओके। जैसे कि LA की जो मेजरिंग यूनिट थी वो मेज, जैसे कि फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 54.7, मेज में अलग, न्यूरमबर्ग में अलग, ठीक है, फीबर्ग में अलग। इसमें ये बताया गया कि अलग अलग थी सबकी, ज़्यादा प्रॉब्लम, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग की अब मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ पे कि इन 1834 एक कस्टम यूनियन या फिर जोल्वरिन फॉर्म की गई एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अब मेन थिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले है कि जोल्वरिन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1834 में हुआ था, 1834 में हुआ था। सो व्हाट वाज जोल्वरिन था क्या। सो जोल्वरिन क्या करोगे, होता ही नहीं है। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from 30 to 2। एक यूनियन जिसने 30 से करेंसीज को 2 में एबॉलिश, मतलब कि 3 से 30 करेंसी से सिर्फ 2 करेंसी चलती थी, ठीक है, ये जोल्वरिन ने किया। सबसे मेन थिंग 1834 में जोल्वरिन इंट्रोड्यूस हुआ, मेन हेड प्रूशिया था, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट ने इसे ज्वाइन किया था। ये यूनियन था जिसने अबॉलिश किया था टैरिफ बैरियर और रिड्यूस किए थे नंबर ऑफ करेंसी 30 से 2 में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहीं पे
कि a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at time. Justify the statement. ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो इसको आपको देखना है और इसको लर्न कर लेना है, ठीक है, आया भी है बहुत बार. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. देखो, नेपोलियन ने 1815 तक राज किया था, मीन डिक्टेटरशिप था वो, बट नेपोलियन 1815 में हार गया था वाटरलू में. तो वाटरलू में नेपोलियन को हराया किसने था? 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये चार क्या थी? यूरोपियन पावर थी. आप इनके नेम आप कैसे लर्न करोगे? तो बार्प, BARP, बार्प मीन समझते हो? डकारना. सो हेयर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था. और फिर जब डिफीट करने के बाद ये लोग वेना में मिले और इन्होंने कांग्रेस फॉर्म की. अब जो कांग्रेस इन्होंने फॉर्म की, उस कांग्रेस का हेड था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. ये यहाँ से पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से एकदम पूरा लर्न कर लेना है इसे, ठीक है. सो जो ऑस्ट्रियन चांसलर था वो ड्यूक मेटरनिक था. वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना 1815 साइंड हुई. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लेट्स स्टडी. पहला ऑब्जेक्टिव था रिस्टोर द बार्बन डायनेस्टी. जब नेपोलियन आया था उसने बार्बन डायनेस्टी को हटा दिया था, बट जब वेना कांग्रेस की रिटर्न हुई वापस से, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो हटाई गई थी उसे वापस से ले आया गया. सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप, मीन जो फ्रांस था उसके अगल बगल बाउंड्री बना दी गई, जिससे फ्रांस का और ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो पाए, ठीक है. किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप एट द नॉर्थ. जो नेदरलैंड था, उस जो किंगडम था बेल्जियम का, उसे ऊपर रख दिया गया. जिनोआ को पिडमोंट में रख दिया गया, नीचे साउथ में, ठीक है. एक ये हो गया. नेक्स्ट वॉज प्रूशिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटीज. देखो मैं मेन आपको बताती हूँ, मेन अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है. देखो, पहला रिस्टोर द, सिर्फ समझना आप लोग, रिस्टोर द बार्बन डायनेस्टी. जो डायनेस्टी हटा दी गई थी उसे वापस से रिस्टोर कर दिया. फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. जो फ्रांस ने टेरिटरी अपनी लॉस्ट कर ली थी वो वापस से उसने ले ली, ठीक है. जो नेपोलियन के अंदर उसने लॉस की थी वो वापस से उसने ले ली. सीरीज ऑफ स्टेट बाउंड्रीज में फ्रांस के लगा दिए गए, जिससे कि फ्रांस एक्सपेंशन ना हो पाए फ्यूचर में. जो नीदरलैंड का किंगडम था जहाँ पे बेल्जियम था उसको सेटअप करा गया नॉर्थ में. जो जिनोआ था उसको पिडमोंट साउथ में रख दिया गया. प्रूशिया को इम्पोर्टेंट नई टेरिटरी दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटीज में, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटाली में दे दी गई, ठीक है. जो 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन था उसे बिना छुए ऐसे ही रख दिया गया. रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रूशिया को सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया. इसमें टोटल आपके 7 हैं टोटल. आप लोग इसमें कोई भी 5 लर्न कर लेना. क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना. तो आपको इसमें यहाँ तक पूरे इसके 7 पॉइंट्स हैं, रट लेने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे. ओके, नाउ 1 मार्क क्वेश्चन. कंजर्वेटिव रिजाइम 1815 में रखी गई थी. नाउ क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि Conservative did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activity that questioned the legitimacy and autocratic government. Justify the statement. करना पड़ेगा. Okay children, now let's come on the next topic. देखिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी फ़ोटोज़ के बारे में मैं बनाऊंगी, ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग का आता है द रिवॉल्यूशनरीज. नाउ इतना सब चल रहा था, शांत कैसे यूथ रह सकती थी. लेट्स स्टडी अबाउट दैट. द फर्स्ट पैरा नथिंग इज गिवन. सो नेक्स्ट पैरा, गिउसेप्पे मैज़नी, वन ऑफ द इटालियन रिवॉल्यूशनरी, बॉर्न इन जिनोआ. देखो 1807 में जिनोआ में 1807 में
और वाओ व्हाट राइटिंग। ओके, मैंने बना दिया है एक फ्लो चार्ट एक तरह का। सी 1807 में एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नेम था कार्बोनरी, उसका एक मेंबर था जिसका नाम था गिउसेप्पे मैज़िनी। ठीक है, वो 1807 जिनोवा में बॉर्न हुए थे। ये 24 ईयर्स के थे जब इनको लिगुरिया भेज दिया गया था एग्जाइल से, जिससे कि रिवॉल्यूशन वो अटेम्प्ट कर सकें 1831 में लिगुरिया में। ठीक है, इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सिलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ठीक है, जिसके मेंबर थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के। मैज़िनी मानते थे कि जो गॉड हैं उन्होंने नेशंस को बनाया एक नेचुरल यूनिट मैन काइंड की। तो इटली पैचवर्क स्मॉल स्टेट और किंगडम का था, तो इन्होंने एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाने के लिए रिवॉल्यूशन किया था। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में बनाई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी। ड्यूक मेटरनिक जो थे द चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर, उन्होंने इनको हमारे गिउसेप्पे मैज़िनी को इनको कहा था कि मोस्ट डेंजरस एनिमी सोशल ऑर्डर के हैं कौन? गिउसेप्पे मैज़िनी। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आता है। इसमें लर्न कर लीजिएगा कि कौन सी इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बनाई थी, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे, कार्बोनरी के थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ये लर्न कर लेना। डेट ऑफ बर्थ एंड वेयर ही वॉज बॉर्न। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो अब तक के लिए यही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बट अभी मेन थिंग पढ़ाई है। ओके, बाय।